नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पहले केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड, फिर केदारनाथ में बादल का फटना, इसके बाद फिर चंबा लाहौल स्पीति में बादल फटने से हाहाकार मच गया। आखिर बार बार बादल क्यों फट रहे हैं? आखिर बार बार भूस्खलन क्यों हो रहा है? इतना ही नहीं, चक्रवाती तूफान भी तटीय लोगों को परेशान कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राकृतिक आपदाएं देश में मानवता के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं? अब इस पर सोचने का समय आ गया है। कहा यह जाता है कि इसके लिए मानवीय भूल बड़ी वजह है। प्रभु श्री राम ने किष्किंधा कांड के दौरान कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यानी मानव का शरीर पंच तत्व से बना है, लेकिन आज मानव ही इसके संतुलन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मानवीय भूल की वजह से ही आज दुनिया के सामने प्राकृतिक आपदाएं विनाश लीला के लिए मुंह बाए खड़ी हैं। इतना ही नहीं, आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जो जंगल, नदी, पहाड़ की अनदेखी कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऐसे में इसी का नतीजा है कि हम बार बार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार बन रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस तरीके से बार बार बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड आ रहा है और बार बार इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? तो देखिए, जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, फाइनली मोर्चा संभालना पड़ता है हमारी फौज को। हमारी सेना मोर्चा संभालती है। परेशानी इस कदर होती है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। खास करके पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाएं तो वहाँ किस तरीके के हालात बने हैं वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी हाल में जो स्थिति केरल के वायनाड में हुई, 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि कई गांव पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, विलुप्त हो गए। उस गांव का अवशेष तक नहीं मिल रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि प्रकृति जो है वो इस तरीके से गुस्से में है? तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर नवीन भटनागर जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। भटनागर जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ राम श्रीवास्तव जी हैं, वैज्ञानिक हैं। राम श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक जी जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। सर, चर्चा की शुरुआत में एक एक कॉमेंट मैं आप सभी से चाहूँगा। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि किस तरीके से लैंडस्लाइड, सुनामी, भूकंप के झटके बार बार आना और जिस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं, लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इस पर एक एक कमेंट सबसे पहले चाहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या माने। सबसे पहले कुलदीप जी, आप ही से एक कमेंट चाहेंगे। जी श्रीमान जी, अगर आप प्राथमिक कमेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल एंड साधारण सी बात है कि आज जिस तरीके से देश के अंदर विकास हो रहा, कहीं ना कहीं ये विकास नाश का कारण बन रहा और आगे भी ये नाश का कारण ना बने, इस पर हमें चिंतन करने की सख्त आवश्यकता है। प्रकृति के साथ तालमेल करके अगर आप विकास करेंगे तो वो एक सतत विकास होगा, अदरवाइज ये विनाश का कारण बनेगा और यही हमें देखने को वर्तमान में मिल रहा है। तो फिर विकास की रफ्तार को रोक दिया जाए, क्योंकि विकास की रफ्तार भी हम नहीं रोक सकते, ये भी बड़ी सच्चाई है।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा भाई, विकास की रफ्तार तो रोकी नहीं जा सकती। अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और खास तौर से हमारा सभी का तो सपना है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि ये देश 2047 तक ये देश जो है विकसित बने, ये देश विश्वगुरु बने। लेकिन अगर आप प्रकृति का विनाश करते हुए विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी देर या सबेर अपना बदला लेगी। हमने ऐसा नहीं किया अभी हो रहा, आप पूर्व की घटनाओं को देखो, आप देखो किस तरीके से केदारनाथ के अंदर कुछ साल पहले जो है त्रासदी आई थी, लेकिन हो क्या रहा, त्रासदी आती है, अलग अलग घटनाएं होती है, लेकिन उन घटनाओं पर हम थोड़ी बहुत चिंतन और डिबेट करने के बाद फिर हम अपने काम में जुट जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके का जो है विकास चाहिए। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बता रहा, मैं पहले साल की बात कर रहा, मैं जो है बद्रीनाथ गया, बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। मैंने देखा जब हम ऋषिकेश से लेकर और बद्रीनाथ तक चले तो गाड़ी कहीं रुकी नहीं, दोनों तरफ जो है चौड़ी चौड़ी सड़कें। हमें ऐसा ही नहीं लग रहा था कि भाई हम ऐसे बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, और ये बात सबको पता, ये बात मुझे भी पता, ये बात आपको भी पता, मेरे जो पैनलिस्ट है हो सके ये मेरी बात से भी सहमत होंगे। जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, तो श्रीमान जी प्रकृति तो अपना बदला लेगी। वो समय समय पर बदला लेती आई है, वो अभी भी ले रही है और आने वाले समय में भी जो है बदला लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक ये कह रहा कि भाई आप बिल्कुल जो है विकास को रोक दो, लेकिन आप प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करें। कहीं ना कहीं आप जागरूक बने, जागरूकता फैलाए। हो क्या रहा कि जागरूकता ही नहीं आज लोगों के अंदर। आप देखो, वो तो भला हो आप जैसे टीवी चैनल का कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर आप डिबेट कर रहे। भाई मीडिया वालों को फुर्सत कहां है ऐसी बातों के ऊपर डिबेट करने की? वे तो जो है जाति धर्म संप्रदाय हिंदू मुस्लिम में उलझे रहे हैं। अरे आपको ऐसी डिबेट भी करनी पड़ेगी, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी पड़ेगी। श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं, बड़ी गंभीर बात कह रहा, कृपा करके हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग आपके चैनल के माध्यम से ध्यान से सुने। आज देश के अंदर सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? आप प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे और पर्यावरण जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करेंगे। इस देश के अंदर आप AQI की बात करो, AQI की कौन बात करता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला जाता है। आप प्रति व्यक्ति, आप पेड़ों की बात करो, हिंदुस्तान के अंदर प्रति व्यक्ति पेड़ कितने हैं? अरे श्रीमान जी, भला हो, मैं फिर आपका धन्यवाद दे रहा कि भाई आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर डिबेट कर रहे। अदरवाइज कौन डिबेट कर रहा, कौन प्रकृति की बात कर रहा, यहाँ पे कौन हवा की बात कर रहा, कौन पानी की बात कर रहा, कौन भूस्खलन की बात कर रहा? ये तो आपको हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। प्रकृति ने जिस दिन खिलवाड़ किया फिर बच नहीं पाओगे, वो वाली स्थिति आ रही है। हमारे साथ सुशील कुमार रहीला जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। नवीन भटनागर जी, अब एक कमेंट आपसे चाहेंगे। जब भी इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सबसे पहले निगाहें जाती हैं हमारी NDRF की टीम कहां है। आपने मोर्चा संभाला हुआ है, आपने बहुत सारे ऐसे मोर्चे पे जाकर के काम भी किया होगा और उसे लीड भी किया होगा, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति बार बार क्यों आ रही है? पिछले 25-30 सालों में हम देखें तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरीके के हादसे हो रहे हैं जहां लैंडस्लाइड हो रहा है। अब देखिए, अभी जो हाल में केरल में हुआ, कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 गांव के निशान नहीं मिल रहे हैं। बराबर सरकारों को बताया जाता है, भू वैज्ञानिकों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, उसके बाद भी वो लोग सीरियस नहीं होते हैं, वो लोग सोते रहते हैं। जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद फिर तो हल्ला मचता है चारों तरफ। फिर बुलाओ भाई, NDRF को बुलाओ, SDRF को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ, नेवी को बुलाओ, फिर सबकी याद आती है। मैं कहता हूँ आप पहले से ही अरेंजमेंट को नहीं करते हैं। आपको बराबर केंद्र सरकार पैसा देती है, हर राज्य सरकार को सारी टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है, ट्रेनिंग देती है, सब कुछ केंद्र सरकार दे रही है, टाइम भी दे रही है। फिर क्यों नहीं ये राज्य सरकारें अपना दायित्व पूरा करती हैं? वो केवल अपने ही कामों में व्यस्त रहती हैं। अरे भाई, ये करोड़ों लोग जो आपके बाशिंदे हैं, इनका ध्यान रखना भी तो आप ही की ड्यूटी है।
अब ये आप बताओ, ये केस देख लीजिए यहाँ का, आप केरल का देख लीजिए, वहां पर बराबर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट आई हुई है कि भाई इस पे कार्रवाई करो, भूस्खलन होगा। और आपको 25 तारीख को वहाँ IMD को द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे मैसेज गया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हमारे NDRF को मैसेज गया। सर मैं एक इस सिर्फ हादसे की नहीं, मैं ओवरऑल समझना चाहूंगा कि ऐसा बार बार हो क्यों रहा है। इसके विषय में सोचने का वक्त नहीं है। जो एक बात ये कही जाती है कि हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पहाड़ों में इतना ज्यादा पेनिट्रेशन हो रहा है, ये तमाम विषय है, उसके विषय में भी जरा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, ये मैंने इसलिए टच किया कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि जब हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोग रुक नहीं रहे हो। और यही हादसा यहाँ भी हुआ है, केदार घाटी में भी यही हुआ है। आपको बराबर बताया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। सबसे यहाँ गलती यहाँ राज्य सरकारों की है। क्यों नहीं आपने पब्लिक को कंट्रोल किया? आप कहते साहब तीर्थ यात्रा रोक नहीं सकते, ठीक है, कंट्रोल तो कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा बैच में भेजिए, एक RFID टैग आते हैं वो आप लगवा दीजिए, एक GPRS बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड आते हैं वो आप यात्रियों को दे दीजिए। इससे ये होता है, अगर कोई ऐसे हादसा में लोग फंस जाते हैं तो हमारे NDRF वाले, SDRF वाले और पुलिस वाले, हम लोग जाके उनको आराम से ढूंढ लेते हैं। हम जितनी जल्दी उनको ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी हमें उन्हें बचाने में सुविधा होगी। तो जब ये सब चीजें नहीं होती तो डेथ रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हम उनको ढूंढ नहीं पाते, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमने पहले भी कहा था जब अमरनाथ यात्रा में हुआ था, तब भी हमने ये सुझाव दिया था और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी। अब वहां पर उन्होंने ये टैग और कार्ड देने शुरू करे, भीड़ को कंट्रोल करना शुरू करा, तो अब वहां से डेथ रिपोर्ट कम आती है। जहां तक लेकिन मैं डेथ रिपोर्ट से ज्यादा ये समझना चाहूंगा, ऐसा हो क्यों रहा है भाई, उस पर कैसे लगाम लगे? मतलब लैंडस्लाइड होना और जो क्लाउड बस्ट की कई घटनाएं आ रही हैं, जैसे अभी हमने देखा उत्तराखंड में, जैसे अभी हाल में आज के ही तारीख में अगर देखें तो चंबा में हुआ है क्लाउड बस्ट। तो ये चीजें बढ़ क्यों गई हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है? अगर ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है तो उससे कैसे निपटा जाए, इन तमाम विषयों में मैं आपसे आगे भी कमेंट लूंगा। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, सुशील कुमार रहीला जी और JP मैथानी जी, पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर आप दोनों का बहुत स्वागत। आप दोनों से भी कमेंट लूंगा। उससे पहले रामनिवास जी आपसे कमेंट चाहेंगे, एक कमेंट राम श्रीवास्तव जी आपसे चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाएं अचानक से हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ गया है। हाल में तो आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से हर रोज ऐसा लग रहा था कि भूकंप के झटके हर रोज आ रहे हैं। तो ये सब कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो बढ़ रही हैं वो कोई आज से नहीं बढ़ रही हैं। आज से 1000 साल पहले भी भूकंप आते थे, 1000 साल पहले भी बाढ़ आया करती थी, और उस समय भी क्लाउड बर्स्ट हुआ करते थे और फ्लड आया करता था अचानक। लेकिन उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम थी। पूरे हिमालय की, भारत की 1947 में कितनी थी अपन अंदाज लगा सकते, और आज कितनी हो गई। और इस तरह से अनप्लान ढंग से हमने गांव बढ़ा दिए, हमने शहर बढ़ा दिए, कस्बे बढ़ा दिए, और इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हाईएस्ट फ्लड लेवल आएगा तो कहाँ आएगा। अब रहा सवाल ये, आपदा क्यों होती है? देखिए, जापान में भी भूकंप आते हैं, भारत से ज्यादा आते हैं। 6 और 7 रेक्टर का भी भूकंप अगर आ जाता है तो वहां लोग मरते कितने हैं? 5-10, इससे ज्यादा तो नहीं मरते। संपत्ति का भी नुकसान नहीं होता। लेकिन एक वैज्ञानिक है लॉजर विलियम, उन्होंने नेचर नाम की सुविख्यात वैज्ञानिक पत्रिका में एक आलेख, एक एक्सपेरिमेंट का उन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि 1000 साल में हिमालय की तराई में एक मेगा अर्थक्वेक आता है जो ओवरड्यू हो गया है। उनका ये कहना है कि ऐसा अर्थक्वेक 9 और 10 रेक्टर तक का भी आ सकता है। ईश्वर न करे ये अगर भूकंप आज आ गया
आप निश्चित मानिएगा पूरा उत्तर प्रदेश, और बिहार, ये तराई का पूरा मैदान जमींदोज हो जाएगा। ये वैज्ञानिक जानकारी करने के बाद इसका बचाव क्या है? बचाव ये है कि हमारे जो भवन है क्या इतने भूकंप के झटके को सहन करने के काबिल है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। लातूर में भूकंप आया था, कोयना में भूकंप आया था, कितना हल्का आया था, लेकिन वहां कितने लोग मरे? उसका कारण क्या था? कच्चे मकान थे। भूकंप रोधी मकान अभी भी हमारे देश में जो स्थापित मानक हैं उनके हिसाब से नहीं बन रहे। अगर 8 रिक्टर का भूकंप दिल्ली में आ गया तो आप निश्चित मानिए कि जितने बहुमंजिले इमारतें हैं उनमें आधी से ज्यादा जमींदोज हो जाएगी। हम ये जानते हुए, एक वैज्ञानिक पत्रिका में ये लेख छपा है, रिसर्च छपी है, उन्होंने तिब्बत में अपना स्टेशन बनाया था, हिमालय की तराई में बनाया था, जीपीएस से देखा था और पता लगाया था कि जो जमाने में किसी को जम्बूद्वीप कहा जाता है, आज का भारत, ये प्रायद्वीप जो है एशिया में घुसता जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में घुस रहा है। साल भर में हम करीब करीब 1.5 इंच अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण ये हिमालय पर्वत बना है। जब ये वैज्ञानिक सत्य पता है और ये मालूम है कि भूकंप आते रहते हैं, आएंगे, तो हम तो सिर्फ बचाव की तैयारी करते हैं। अरे उससे भूकंप अगर आएंगे तो उनसे बचने के लिए हम क्या क्या प्रावधान पहले से करें। रहा सवाल क्लाउड वर्ष का, क्लाउड वर्ष होता क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी आम लोगों को ये शिक्षा है ही नहीं, हमारे शैक्षणिक सिलेबस में भी नहीं है कि ये क्लाउड वर्ष क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। पहली चीज तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी अधिक पहाड़ों में अब वैज्ञानिक तरीके से फैल चुकी है। वैज्ञानिक तरीका मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, आपने अंग्रेजों के जमाए हुए रेलवे लाइन के ब्रिज देखे होंगे, उन पुलों के नीचे जाइए, वहां लिखा हुआ है हाईएस्ट फ्लड लेवल, माने अधिकतम यहाँ पिछले 100 साल में यहाँ तक बाढ़ आई थी, और उसके ऊपर रेलवे लाइन बनाई जाती है। तो जब मालूम है, आज तो विज्ञान इतना एडवांस हो चुका है, हम सैटेलाइट की मदद से टोपोग्राफी दे सकते हैं, हम सैटेलाइट की मदद से आज जो है ऑटोमेटिक फ्लड आपके ठीक है सर, आते हैं फिर आपके पास। मैथानी सर, अब आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो अभी अगर उत्तराखंड, हिमाचल चले जाएं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जिस तरीके से लगातार क्लाउड बर्स्ट, पहाड़ों का जिस तरीके से दरकना, लैंडस्लाइड जिस तरीके से आ रही हैं, वजह क्या है? डेंसिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या वो बहुत बड़ा कारण है? और जिस तरीके से हम काट करके सड़क बना रहे हैं, ट्रेनों को जितना दूर तक ले जाने की कोशिश है, पहुंचाने की कोशिश है, पहुंचा रहे हैं, लगातार नए नए निर्माण हो रहे हैं, क्या ये कारण है जिसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं? देखिए सर, जैसे कि श्रीवास्तव सर ने कहा, क्योंकि श्रीवास्तव सर तो बॉर्डर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो देहरादून में है, शायद उससे जुड़े हुए रहे हैं, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं उत्तराखंड देहरादून में ही हुई है। मैं पिछले 1997 से उत्तराखंड के माइक्रो इकोलॉजिकल जोन्स में कुछ कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि एक तो सबसे बड़ा कारण जो है ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज सिनेरियो है वो सारी दुनिया में बदल रहा है, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, लेकिन कुछ एरिया में उसका रिपीटेशन या उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, और फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण वहाँ जो एक तरह से कैटालिटिक रोल जो अपनाता है ज्यादा नुकसान होने में या जन धन की हानि में, वो ये है कि अनप्लान्ड है। उत्तराखंड के जो छोटे छोटे टाउन हैं जो नगर पंचायतों में कन्वर्ट हो गई, नगर पंचायत नगर पालिका और नगर पालिका नगर निगम में कन्वर्ट हो गई, इनमें सभी जगह इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। भूकंप रोधी भवन निर्माण पद्धति को ना अपनाया जाना एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तीसरा ये है कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हम ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात नहीं करते, जिसमें हम ये देखते होंगे कि विकास कार्यों की वजह से जल, जंगल, जमीन, मिट्टी, इन सब का कितना नुकसान हुआ,
और कैसे हम प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित कर प्रकृति सम्मत कार्य कर सके। जो भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क होते हैं उसमें चाहे आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखें या उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बन रही जल विद्युत परियोजनाएं जैसे विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना या जेलम तमक है, लाता है, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, TSDC के प्रोजेक्ट हैं, इन सब में स्थानीय वैज्ञानिकों की कोई कमेटी का सलाह नहीं लिया जाता क्योंकि सिविल इंजीनियर लोग प्लानिंग की साफ तौर पे कमी दिखती है और प्लानिंग नहीं होगी। जो भी इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड में उनके बीच आते हैं फिर से मैथानी सर। अभी सुशील सर आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि क्या वाकई में अनप्लान्ड तरीके से पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कि बसावट चल रही है, लोगों को बसाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे, हालांकि डेवलपमेंट कितना हुआ है नहीं हुआ है वो अलग विषय है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये वो हाई टाइम है जहां पर प्रकृति ने अगर हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया जो अभी हाल में हमने वायनाड में देखा, तो फिर क्या होगा? देखिए, अभी मैंने हिंदुस्तान तो आप देखिए दो बातें। एक तो हमें इसके रूप में होगा कि इंडिया 20 से पर दर से आवाज के मूवमेंट्स की पूरे बेल्ट में हो रहा है। तो ये जो है लीग उनके साथ होगा। इस तरह से स्मॉल आते रहेंगे, जैसे उत्तर होली आए या जो अभी जी कह रहे थे। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, उसमें कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं, क्योंकि ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, आपकी आवाज क्लियरली आ नहीं रही है। तब तक कुलदीप जी आपके पास आ रहे हैं। अब तो देखिए ये चीज कहीं ना कहीं जरूर क्लियर होता है कि हाँ, जिस प्लानिंग की जरूरत है वो प्लानिंग हमें नहीं दिखती है। कहा यह जाता है, बचपन में हमने यही सीखा कि अगर कहीं भी एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम 5 पौधे लगाओ। अब पहाड़ों पर इतनी कटाई जंगलों की हो रही है, कहाँ हम तो देख नहीं रहे हैं कि ग्रीनरी की तरफ कोई सोच भी रहा है। देखिए श्रीमान जी, नहीं ऐसा नहीं कि भाई कोई ग्रीनरी की तरफ नहीं सोच रहा। अगर मैं आपके स्टूडियो में बैठा तो कहीं ना कहीं मैं ग्रीनरी को लेकर काम कर रहा, मैं पर्यावरणविद के रूप में काम कर रहा। लेकिन हाँ, ये भी बात सोचनी है कि जिस तरीके का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान के अंदर हो रहा, अभी आप देखो 20 जुलाई गई, आप यूपी की बात करो, यूपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 36 करोड़ जो है पौधे लगा के उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन ये कितने पौधे बच रहे, कितने पौधे आगे जाके पोषित होंगे, ये कितने पौधे बचेंगे, इस पे भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। रही बात जो बात विकास की चल रही, मैं आपको बताऊं, अपना खुद का अनुभव बता रहा। मैं देहरादून, यहां से जो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, मैं पहली बार 1995 में जब देहरादून गया तो वहां पे गर्मियों में भी पंखा चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज के टाइम अगर आप देहरादून जाएंगे, आपका एसी के बगैर वहां पे काम नहीं चल सकता। दूसरी बात, आप देहरादून से जो भी रोड जा रही, जो रोड देहरादून को जा रही, आप वहां पे किस तरीके से आप जो है रोड बना रहे और किस तरीके से आप पहाड़ों की कटाई कर रहे। भाई देहरादून तो अब देहरादून लगता ही नहीं, देहरादून को भी आपने दिल्ली बना दिया। कहीं ना कहीं आप विकास की तो बात कर रहे, लेकिन आप विकास के साथ साथ इस प्रकृति का जो विनाश कर रहे। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने, इस बार तो शिमला का तापमान 41-42 तक पहुंचा। अरे श्रीमान जी, आप शिमला क्या, पूरे के पूरे आप हिल स्टेशन की बात करो, हिल स्टेशन लगते नहीं, हिल स्टेशन है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो एक कबूतर बिल्ली का खेल चल रहा है, यहाँ हर किसी को हर बात का पता। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात की, श्रीमान जी धन्यवाद दे रहा इस चैनल के माध्यम से आपको। इन्होंने जनसंख्या की बात करी, पहाड़ों के अंदर किस तरीके से पहाड़ी एरिया में जो है जनसंख्या वहां पे बढ़ रही। और मैं तो पहाड़ी एरिया में नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 143 करोड़ होगी। क्यों भाई, कौन बात कर रहा जनसंख्या के ऊपर, कैसे काम चलेगा। मुझे एक कविता याद आ रही, धरती कहती मानवता से सुख सच्चा पथ अपनाओ, जनसंख्या का भार बढ़ा है अब न तुम इसको और बढ़ाओ। अगर हम दिल्ली के अंदर बैठे, दिल्ली एनसीआर के अंदर, श्रीमान जी यहाँ पे भी कितनी पॉपुलेशन होगी। आज इंसान की तरीके से नहीं, जानवर की तरीके से जो है धक्के खा रहा है इधर से उधर।
आप मुझे बताओ, देश की राजनीति में कोई जनसंख्या की बात कर रहा क्या? देश की राजनीति में कोई खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा क्या? दिक्कत क्या है? अब अगर ऐसी समस्याएं आ रही तो हम डिबेट के ऊपर बैठ गए, अदरवाइज कोई सुध लेने वाला नहीं। श्रीमान जी, मैं फिर कह रहा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें ऐसे मुद्दों को राजनीति में लाना पड़ेगा। पूछा कि क्या ये हाई टाइम है, क्योंकि अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमने इस बार ही देखा कि दिल्ली का तापमान 53-54 डिग्री के आसपास जा रहा है। अब भाई अभी ना सोचे तो फिर कब सोचेंगे? चर्चा को आगे जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम आखिर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है, और हम अगर अभी नहीं संभले तो फिर आगे क्या स्थिति होगी? अब सर, नवीन भटनागर सर आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, एक थियरी अलग ही चलती है सोशल मीडिया वगैरह पे भी, और कई आर्टिकल्स भी इस पे मैंने देखे, जहां ये कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, खास करके आपके दुश्मन देश से अगर सटे हुए हैं और चाइना जैसा अगर दुश्मन देश हो, तो क्लाउड बस्ट दुश्मन देश भी करने की कोशिश करता है ताकि आपके इलाकों में बाढ़ आए। इस थियरी पे कितना हम विश्वास करें? एक्चुअली अगर आर्मी के एंगल से देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, जैसे डैम को क्रैक करवा देना, डैम में ब्लास्टिंग करवा देना, क्लाउड बस्ट करवा देना। आजकल सिल्वर नाइट्रेट के बॉम्ब शेल चले हैं, वो आप अगर उसका एक्सप्लोजन कर दें तो ये क्लाउड बस्ट वाली पोजीशन पैदा हो जाएगी। इसी प्रकार से और ऐसी बैड टेक्निक कहलाती है। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ऐसा अगर कोई देश करता है तो उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगेगा और यूनाइटेड नेशन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो डायरेक्ट तो इतनी बड़ी गलती हिमाकत कोई करेगा नहीं, ना चाइना करेगा ना पाकिस्तान करेगा। लेकिन एक चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम हैं कि उन्होंने अच्छे तरीके से सबका टाइट कर रखा है। अब रहा सवाल इंटरनल पॉलिटिक्स, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, इन्हीं की सलाह पे अगर चला जाए तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। मैं तो अपने लेवल पे कह सकता हूँ कि SDRF, NDRF और सभी स्टेट के डिजास्टर अथॉरिटीज इन सबको स्ट्रेंथनिंग कर देना चाहिए और लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए गांव-गांव जाकर, जहाँ पर जिस एरिया में बाढ़ आने वाली है। मैं कहता हूँ गांव में आप क्यों नहीं 10-10 रेनकोट कोट दे देते, क्यों नहीं आप 100 जो है ये बॉडी का प्रोटेक्टिव किट दे देते, ये क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? को ज्यादा महंगा नहीं आता है, क्यों नहीं आप दे रहे? तो ये सब पैसा यहाँ खर्च करना चाहिए, वो तो करते नहीं है। वेट करते हैं कि 8, 10, 15, 20 लोग मरे और उनको कंपनसेशन देते। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं बैड पॉलिटिक्स, ये एकदम बंद होना चाहिए। सुशील सर, कैसे ये जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, हम सभी जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। कई ऐसे देश हैं जहां कभी गर्मी पड़ती ही नहीं थी, लेकिन अभी की स्थिति में हम देखते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा तापमान लगभग 40-45 तक जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति जब आ गई है तो क्या ये हाई टाइम नहीं है जब संभल जाइए? नहीं तो फिर प्रकृति ने खिलवाड़ कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है कि अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था कि एक घर में एक कार होती थी या एक मोटरसाइकिल होती थी, पर अब क्या हो गया कि हर पर्सन के पास में एक अलग कार है। पहले देहरादून में AC यूज नहीं होता था, पर अभी क्या हो गया कि हर घर में AC है देहरादून में। तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं। अभी जहाँ पर क्राउड होता है, जहाँ पर जाम लगते हैं, तो वहाँ पर कितना पोल्यूशन होता है, कितना मल्टीफोल्ड पोल्यूशन होता है। और दूसरे, हम ग्रीनरी को, अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि ग्रीनरी को बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है हम बढ़ा रहे हैं ग्रीनरी को, पर हम बेसिकली उसका जो रिवर्स है वो उल्टा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो हमें इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में हम ग्रीनरी
कोई सुशील सर, पहाड़ अगर है, आपका स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, जिसकी वजह से आवाज इको हो रहा है। स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा। अभी आप देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी। कि आप जो अभी बात कर रहे थे कि क्लाउड बर्स्टिंग की, तो पहले क्या होता था कि जो क्लाउड फॉर्म होते थे तो प्रेसिपिटेशन जैसे टिहरी डैम, तो वहां भागीरथी और भिलंगना से आता था खाली। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी इतना ज्यादा वहां पर बन गया है, इतना कई किलोमीटर लंबा, अब मल्टी 1000 टाइम्स ऊपर जाता है। और उसे क्लाउड से क्या होता है, पहले तो कहीं कहीं क्लाउड बर्स्ट की घटना होती थी, पर अभी क्या हो रहा है कि इतना प्रेसिपिटेशन क्लाउड सस्टेन नहीं कर सकते और वो फिर क्लाउड बर्स्ट के रूप में देखने को मिलता है। और हमारा क्या हो रहा है, अभी भट्टाचार्य जी ने भी बताया कि भाई पॉपुलेशन जोशीमठ, अब उन्होंने पीक पर जाकर मल्टी फोल्ड होटल बना दिए, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल, और उतना हैवी लोड उन्होंने ऊपर टॉप पर जाकर रख दिया। बहुत सारा सरिया ले गए और वहां पर जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो लगभग 0 है। वहां पर वो काम नहीं कर रहा है। उसी वजह से जोशीमठ की घटना हुई। और इतने सारे फिर क्या होता है कि और हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन में जैसे हम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं तो चारों धामों में, क्या हम ये समझे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है सरकार इस चीज को लाइटली ले रही है? हेलो, सरकार लाइटली ले रही है इन चीजों को? हाँ, ये लाइटली नहीं लेना है। अभी रोड वाइडनिंग में क्या हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उसमें क्या है, जो कटिंग कर रहे हैं हम, टो कटिंग कर रहे हैं माउंटेन की, जो हम माउंटेन की टो कटिंग कर रहे हैं, उसमें हमें उतना ही उसे प्रोटेक्ट करना होगा। नहीं तो हम जितना अनबैलेंस करेंगे उतना ही तरीके से स्लाइड बढ़ेगा, लैंडस्लाइड बढ़ेगा, और वो देखने को मिल रहा है हमें। तो हमें जो लोकल एजेंसीज हैं, मैंने पीछे भी कहा था कि जो लोकल एजेंसीज हैं उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए पूरी तरह से। जो टो कटिंग हो रहा है उसमें पूरी तरह से कैसे हम उसे प्रोटेक्ट करें, कैसे रिटेनिंग वॉल लगाएं और दूसरे तरीके अपनाएं ताकि वो बचे। बेसिकली उस तरह से स्लाइड नहीं होगा फिर। तो हम जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्शन भी बहुत ध्यान रखना होगा। यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। राम श्रीवास्तव सर, आपसे भी थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि क्या चीजों को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है? इसे बहुत लाइटली लिया जा रहा है कि पर्यावरण ठीक है, अपने हिसाब से पर्यावरण चलता रहेगा। देखिए, हकीकत में क्या है, जो वैज्ञानिक जानकारी है और जो प्रशासकीय अधिकारी हैं या लॉ मेकर्स हैं, उनके बीच में काफी बड़ा गैप है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं, विकास को तो ना हम रोकेंगे ना रोकना चाहिए। बिल्कुल। रहा सवाल ये जो समस्याएं आ रही हैं, इनका निदान हमको ढूंढना पड़ेगा। वो निदान क्या है? विज्ञान में उसका निदान मौजूद है। आपके पास डीप पेनिट्रेटिंग रडार्स मौजूद हैं जो पहाड़ों के अंदर ये बता सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, कितनी गहरी है। हमको पिछले 100 साल का अनुभव है कि कहाँ ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है या लैंडस्लाइड हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसकी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध है। उस जानकारी के आधार पर अगर हम उन स्थानों पर सुरक्षित ढंग से पहाड़ों की कटाई करेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। हमको तो ये मानना पड़ेगा कि लैंडस्लाइड को आप नहीं रोक सकते, क्लाउड बर्स्ट को नहीं रोक सकते। अब क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? अभी जैसे आपने बताया क्लाउड बम बना लिया है, कहीं चीन तो नहीं फोड़ रहा है। ये बातें जो हैं हाइपोथेटिकली अच्छी हैं, लेकिन ये स्थापित वैज्ञानिक सत्य है कि मई के महीने से लेकर सितंबर तक पूरी दुनिया में क्लाउड बर्स्ट होते हैं। क्लाउड बर्स्ट होते क्यों हैं? अभी आम जनता को, हमारे दर्शकों को यही पता नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि जैसे लोटे का पानी एकदम उड़ेल दिया, ऐसे बादलों ने पानी को नीचे टपका दिया। पर क्यों टपका दिया? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे एक गिलास में आप शक्कर घोलिए पानी से, 5 चम्मच 10 चम्मच, जैसे ही आप 15वीं चम्मच डालेंगे वो संतृप्त घोल हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, लेकिन इसके बाद शक्कर नहीं जाएगी उसमें। ऐसे ही बादलों के हिसाब है। अब अगर उसमें और शक्कर घोलना है तो आप उसको गर्म करेंगे तो उसमें ज्यादा शक्कर घुल जाएगी।
उसकी चाशनी बन जाएगी। यही हाल बादलों का हो रहा है। बादल जो है अनसैचुरेटेड है, माने संतृप्त नहीं है, उनकी आर्द्रता फिलहाल कम है। जैसे ही वो 100% आर्द्रता हो जाएगी वो कंडेंस होने लगेंगे। जैसे फ्रीज में से आप पानी की बोतल बाहर निकाल के रखते हैं, चारों तरफ वायुमंडल की जो जलवाष्प है बूंदे बन के चिपक जाती है। ऐसे बादलों पर जब लोड हो जाएगा पानी तो क्यों होगा? होता यह है कि जब गर्म हवा आती है और ठंडी हवा बादलों को ऊपर ले जाती है तो उसका जो ड्यू पॉइंट है वो एकदम गिर जाता है। यही कारण है कि अचानक बादल फटते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हमने हिमालय के पूरे रीजन में उन सभी सेंसिटिव जगहों पर जहां पर क्लाउड बर्स्ट पिछले 100 साल में घटनाएं हुई हैं, डॉपलर जो रडार है, वेदर रडार, वो लगा दिया जाए तो आपको 3 घंटे में पता लग जाएगा कि यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। और जब हम अगर ऑटोमेटिक फ्लड अलार्म, इसीलिए मैंने सर पूछा कि लाइटली तो नहीं लिया जा रहा है इस विषय में, सोचा क्यों नहीं जा रहा है? लाइटली नहीं सोचा जा रहा कि लॉ मेकर्स को वो ज्ञान, फिलहाल ये आरोप तो मैं नहीं लगा रहा लेकिन अपनी शंका जाहिर कर रहा हूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, IM सुप्रीम बनने के बाद निर्णय वो लेते हैं और नेता लोग उनसे लेते हैं, जबकि हकीकत ये है वैज्ञानिकों को देखिए, अंतरिक्ष में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो है अनुसंधान में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एटॉमिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि वहां के जो चेयरमैन है वो सेक्रेटरी है, उनके बीच में और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोई IAS अधिकारी नहीं है। इसीलिए तकनीकी जानकारी का जो फिल्टर होकर प्रभाव जाता है हमारे लॉ मेकर्स के पास, वो डिस्टॉर्टेड होके जाता है। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जनहानि इतनी हो। हमारे पास वो तकनीकी मौजूद है। मैथानी सर अब आपके पास आ रहे हैं, और मैथानी सर अब देखिए, समस्या तो है, ये सबको अब पता है कि समस्या है, और जैसा श्रीवास्तव सर बता रहे हैं, अगर इस दिशा में सोचा जाए बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों की जान को बचाया जा सकता है। तो फिर भी मैथानी सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्यों नहीं इस दिशा में सोचा जा रहा है, क्यों नहीं इस विषय में बात किया जा रहा है? जैसे श्रीवास्तव सर ने बोला कि हर पर्वतीय प्रदेश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हिमाचल प्रदेश हो, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज है, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं है। लेकिन जब डिजास्टर मैनेजमेंट में जो गोल्डन आवर्स होते हैं, जिसमें रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होता है, उस समय पर आम जनमानस को न तो ये एजुकेट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। जैसे अब हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे तो अभी केदारनाथ में कई 100 यात्री फंसे हुए हैं। ऐसे टाइम पे वहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर या MI-17 की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। SDRF और NDRF रोप के माध्यम से टेम्पररी ब्रिजेस बनाकर लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पॉलिटिकल विल है वो पॉलिटिकल विल IAS ड्रिवन है, और IAS ड्रिवन जो है उनको वैज्ञानिक सलाह सहजता से पचती नहीं है, मतलब वो लोक सहमत नहीं है, वो लोक सम्मत न तो ज्ञान रखते हैं, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज का वो आदर सम्मान नहीं करते। ये सबसे बड़ा उत्तराखंड में डिजास्टर को बहुत बढ़ावा देता है। दूसरा, जितनी भी सड़कें उत्तराखंड में बनी PMGSY या नेशनल हाईवे के अंदर, सारी अवैज्ञानिक रूप से उनकी कटिंग की गई है, वर्टिकल कटिंग की गई है। और हमने तो ये देखा है कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने सारे ठेके पिटी कॉन्ट्रैक्ट अनसाइंटिफिक रूप से, बिल्कुल अब इस तरीके से चीजें हो रही हैं, उसी का असर भी तो दिख रहा है। ठीक है सर, आते हैं फिर से सुशील सर। अब आपसे भी यही चीज समझना चाहेंगे कि अगर वैज्ञानिक तरीके से बहुत विषयों में सोचा जाए और पॉलिटिकल विल, जिसकी कमी कहीं ना कहीं जरूर दिखती है, अगर उसे मजबूत किया जाए तो शायद, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो भूकंप हो, हम उन सभी में
लोगों की जान को बड़े पैमाने पर बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली में ये अभी बोला, अभी श्रीवास्तव जी ने बोला है, भट्टागर जी ने बोला है। अब हमें ये देखना होगा कि हम साइंटिस्ट को और हमारे जो बेसिकली जो काम कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर और जो यूनिवर्सिटीज हैं आसपास, वो इंडिविजुअल वर्क ना करें। एक प्रॉब्लम पर सब लोग एक कंबाइंड एक यूनिट की तरह से काम करें। बिल्कुल। तो मैं इससे सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ कि वहां पर इंडिविजुअली हर एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है। तो इसलिए ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा कुछ सिस्टम निकाले और या फिर हायर अथॉरिटी को सजेस्ट करें कि कैसे ये सारे लोग मिलकर एक प्रॉब्लम पर सब अपनी राय दें और एक सॉल्यूशन निकल कर आए, ना कि मल्टी सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है। तो यही कारण है कि हमारे जो हर साल उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या वायनाड हो, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो बढ़ती जा रही है। और चूंकि डेवलपमेंट हो रहा है और रोड कटिंग हो रहा है या जो नए हाउसेज बन रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट हो। ऐसा नहीं कि डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है। उत्तराखंड का डिजास्टर मैनेजमेंट मैं जानता हूँ, मैं भी उसकी टीम का मेंबर रहा हूँ। तो उसमें वो पूरी तरह से हर प्रॉब्लम को IIT रुड़की से इधर उधर से डिस्कस करते थे। कुछ ये 10-15 साल पहले की बात है। तो मैं भी उस कमेटी में था और वो लोग हर प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो ये बेसिकली और लार्ज स्केल पर होना चाहिए। तब मैं समझता हूँ कि जरूर इसका सोल्यूशन है। जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस तरह से उसे प्रोटेक्ट भी करें। ठीक है कुलदीप जी, अब तो ऐसा लग रहा है एक आध और चिपको आंदोलन जैसा कुछ हो तब जाकर के बात बनेगी। देखिए श्रीमान जी, बहुत ही गंभीर बात आपने बताई और आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि आज पर्यावरण को लेकर हिंदुस्तान में कितना बुरा हाल है। मैं आपको 2 आंकड़े दे रहा जी, जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक 75% पक्षी इस देश से गायब हो गए। बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ा है। अगर आप पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति पेड़ों की बात करें, आप चिपकू आंदोलन की बात करें, तो मैं आपको दूसरा आंकड़ा दे रहा, अगर आप पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति पेड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति पेड़ों की जो संख्या है वो 400 है। लेकिन अगर मैं अपने देश की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, यहां पर प्रति व्यक्ति जो पेड़ है वो मात्र 28 पेड़ है। अब आप ये देखिएगा, ये तो आंकड़ा बता रहे, यानी कि आंकड़े ये बता रहे कि जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 साल सेलिब्रेट करेगा तो हिंदुस्तान से पक्षी गायब हो जाएंगे। श्रीमान जी, हमने देखा बचपन के अंदर चिड़िया होती थी, गोरैये होते थे, कौवे होते थे, कबूतर होते थे। और हम तो, चूंकि मैं तो मुजफ्फरनगर से आता हूं, मुजफ्फरनगर के अंदर घरों के अंदर जो घेरों के अंदर जो है मोर नाचते हुए आ जाते थे। लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम भी जीव है। अगर ये जीव हिंदुस्तान से वापस जा सकते हैं, और हम तो स्टूडियो में बैठे बराबर में ओखला बर्ड सेंचुरी है जी, आप यहाँ का आंकड़ा देख लो, यहाँ पक्षी आते थे विदेशों से, अब उन पक्षियों ने आना भी बंद कर दिया। लेकिन हो क्या रहा, पर्यावरण जैसे इतने सेंसिटिव और इतने गंभीर मुद्दों को आज हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बना पा रहे। श्रीमान जी जरा ध्यान से सुनिएगा, इस देश के अंदर जो राजनीति के अंदर मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे तो सारे के सारे हाशिया पे चले गए। आप देखो, आप देश के अंदर शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा गायब। देश के अंदर पर्यावरण का मुद्दा होना चाहिए, पर्यावरण का मुद्दा गायब। देश के अंदर हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए। देखिए, ये हर किसी को पता है कि अगर देश का पर्यावरण खराब है तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। भाई, शरीर के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो तो हवा पानी है। इस देश के अंदर तो हवा भी खत्म होगी और पानी भी खत्म होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति के अंदर ये मुद्दे की कोई चर्चा नहीं करता। आप देखो श्रीमान जी, अभी भी पार्लियामेंट चल रही, आप देखो, अगर पर्यावरण की चर्चा होती हो, अरे भाई आप एक बात बताओ, सबको बता कि अगर इस देश का अस्तित्व बचाना तो कहीं ना कहीं हमें जल जंगल जमीन को बचाना पड़ेगा, जल जंगल जमीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और केवल हवाई बात करने से बात नहीं बनेगी, आपको जमीनी स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से अब क्लोजिंग कमेंट सभी से। भटनागर सर,
समस्या बहुत बड़ी है। अब जैसे कुलदीप सर ने बताया कि पक्षी, वाकई में मुझे भी अपने बचपन का दौर याद है, घर के आंगन में गौरैया आती थी, हम चावल डाल देते थे। अब वो गौरैया गांव में नहीं दिखती है। मैं अभी भी गांव जाता हूं, गौरैया नहीं दिखती है, एक गौरैया नहीं दिखती है। ये बड़ी सच्चाई है और ये पिछले 15-20 सालों में ही बदला है। 20 साल पहले गौरैया दिखती थी, आज नहीं दिखती है। ये तो एक बात है सिर्फ एक पक्षी की। धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम से बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और कुलदीप जी ने भी बिल्कुल सही बताया है। अभी हमारी सरकार इस ओर ध्यान देना शुरू किया है सरकार ने। और अभी हम आपको एक अच्छी न्यूज देते हैं, पार्लियामेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी में अमेंडमेंट करके विधेयक पेश किया है और बहुत जल्दी इस पे आदेश हो जाएगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो एनवायरमेंट या डिजास्टर से रिलेटेड है, इलीगल कार्रवाई है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वैसे अभी है प्रोविजन, लेकिन अभी और तगड़े वो हो गए एक्शन। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी चाहे आपने इलीगल मार्केट में बांग्लादेश से आ गए लोग, रोहिंग्या आ गए, चल भाई पहाड़ पे, चल भाई फलानी जगह, जहां दिल करा उन्हें बसा दिया। बिल्कुल, इस पे सख्ती जरूरी है। जल्दी से उनको हटाना, उनको श्रीवास्तव सर, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे भी, कैसे समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान हमको मजबूरी में करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा भविष्य की जो स्थिति होगी वो बहुत चिंतनीय होगी, क्यों ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के जो शिलाएं हैं वो पिघल रही हैं और पिघलने के कारण समुद्र तल का जो लेवल है बढ़ेगा। और आप निश्चित मानिए अगर इसी तरह से पर्यावरण के साथ हम खिलवाड़ करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले 30 साल के भीतर आपका कलकत्ता शहर कहाँ था, बम्बई शहर कहाँ था, चेन्नई कहाँ था, ये हमको लंगर डालकर जमीन के अंदर ढूंढना पड़ेगा, जैसे हम पुरानी द्वारका को ढूंढ रहे हैं। आज की स्थिति तो ये है कि हमको पहले तो एक मानसिकता का विकास करना पड़ेगा कि पर्यावरण होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं है। हम जो है कहने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जो सुंदरलाल जी बहुगुणा जी से मेरी मुलाकात हुई थी और मुझे मालूम है उनके अंदर क्या दर्द था, उस दर्द को हमको पुनर्जागृत करना पड़ेगा। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग समस्या केवल यहाँ की नहीं है, पक्षियों की समस्या ठीक है, हिंदुस्तान में आप उनको अच्छी तरह से अभ्यारण्य बनाकर रख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको एक एक पक्षी जो है वो निशाने से मार के खा रहे हैं। और हमारे दूसरा पड़ोसी चीन जो है वहाँ तो चूहे, बिल्ली, कुत्ते, ये सभी चीजों को खा रहे हैं। तो ये एक ऐसा विश्व व्यापक समस्या है जिसके लिए हमको पूरी दुनिया में जाके जरूरत है। मैथानी सर, कैसे होगा समस्या का समाधान? जब तक राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक उस प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों और रिसर्च संस्थानों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता, अनुसरण और उनका मूल्यांकन, सोशल ऑडिटिंग ईमानदारी से नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और जन सहभागिता की बहुत आवश्यकता है। सुशील सर, कैसे होगा समाधान? डिजास्टर्स हो तो लोकल सुशील सर, आपकी फिर वही ऑडियो की समस्या आ रही है। कुलदीप सर, आपसे कमेंट चाहेंगे कि कैसे होगा समस्या का समाधान? देखिए श्रीमान जी, कहीं ना कहीं पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे को हमें राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ेगा, देश की जनता को जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और देश की जनता को जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, खासतौर से मैं यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनका ज्यादा इसके अंदर दायित्व होना चाहिए। देश की जनता को हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से ये पूछना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को कैसे शुद्ध हवा मिलेगी, कैसे शुद्ध पानी मिलेगा, कैसे इस देश के अंदर जल, जंगल और जमीन बचेगी। कहीं ना कहीं लोगों को इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। इन नेताओं के सामने जो है ऐसे क्वेश्चन खड़े करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं
जो पॉलिसी है, अभी भी बात हुई कि जो पॉलिसी तो पहले से भी है, लेकिन उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जागे, लोग जागे और ये हाई टाइम है पर्यावरण के प्रति सोचना शुरू कर दें। नहीं तो फिर प्रकृति ने अगर खिलवाड़ किया तो फिर बचना नामुमकिन होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।